कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। कौटिल्य के अनुसार राज्य की सुरक्षा और प्रजा का सुख व शांति तभी संभव है जबकि दूसरे राज्यों से इस प्रकार संबंध स्थापित करे कि या तो किसी प्रकार के आक्रमण की आशंका ही ना हो या फिर एक राज्य युद्ध में ना पड़े या उसकी सुरक्षा की को किसी प्रकार की आंच ना आए। कौटिल्य ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोनों पक्षों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। परराष्ट्र नीति जो है वो दो तरह के संबंधों पर चलती है। एक संबंध होता है सैद्धांतिक और दूसरा संबंध होता है व्यवहारिक। जब हम सिद्धांत की बात करेंगे तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौटिल्य इस्तेमाल करते हैं साम दाम दंड और भेद। साम दाम दंड भेद वो नीतियां हैं जिनको आज भी इस्तेमाल किया जाता है और उस समय भी इस्तेमाल किया जाता था। साम का मतलब ये है कि आप सामने वाले को समझा करके सद्भावना से यदि अपने अनुकूल करने की कोशिश करते हैं तो वो जो उपाय है उसको साम की संज्ञा दी जाती है। कौटिल्य ने साम के उपाय को निरंतर अपनाने का परामर्श दिया है क्योंकि उसकी मान्यता यह थी कि यदि सम्मान से किसी व्यक्ति को वश में किया जा सकता है, इसको आज की भाषा में हम चमचागिरी कह सकते हैं, सिंपल सी बात है, किसी को वश में किया जा सकता है तो बिना किसी अन्य साधन के प्रयोग से राजा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। ये जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है साम। साम का मतलब सम्मान या सद्वचन का प्रयोग। दूसरा जो माध्यम है वो है दाम। दाम या दान दोनों एक ही कहलाते हैं। कौटिल्य का मानना है कि यदि किसी को धन दे करके, किसी को ऋण दे करके या किसी को कर से मुक्त करके, टैक्स जिसे कहते हैं, कर से मुक्त करके यदि आप अपने वश में कर सकते हैं तो यह नीति भी उचित है। और इसका प्रयोग करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपके पास खूब सारा धन होना जरूरी है, क्योंकि आप दान कब देंगे जब आपके पास खुद के पास पैसा होगा। कौटिल्य का मानना है कि कोई भी लोभी राजा हुआ, कोई भी निर्धन राजा हुआ, तो उसको यदि आप इस तरह का दान देते हैं, धन देते हैं, तो वो अपनी सारी चीज़ें आपको बताने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 3 पर है भेद। भेद का मतलब है किसी भी शत्रु के हृदय की शंका के मन में कोई शंका डाल देना और शंका डालने के बाद में मिथ्या प्रचार करके, झूठ बोल करके या कपट करके हम उसके मन की बात को निकाल करके अपने तक ले आए। इसमें आपको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, पाखंड का सहारा लेना पड़ता है और आपको कई बार वो झूठ बोलने पड़ते हैं जो कभी भविष्य में संभव नहीं हो सकते। और सबसे अंतिम जो शस्त्र है वो है दंड। दंड का मतलब है शत्रु के मन में डर पैदा कर देना। डर का मतलब है कि सामने वाले को अंतिम विकल्प के रूप में सेना का डर दिखाना कि तुम शत्रु को मार भी सकते हो, तुम शत्रु का अंत कर सकते हो या शत्रु के धन का अपहरण कर सकते हो या शत्रु के धन को समाप्त कर सकते हो। ये जो डर है वो बेसिकली दंड के रूप है, मतलब सामने वाले को डरा देना कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। इन चारों नीतियों के बाद में जो अगली नीति यूज़ की जाती है या जो शस्त्र हम यूज़ कर सकते हैं वो है षाड्गुण्य नीति। उसमें है संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वेदी भाव। संधि का मतलब ये होता है कि यदि दो राष्ट्र मिलकर के कुछ शर्तों पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे का साथ देने का प्रयत्न करते हैं, तो वो जो चीज़ है वो कहलाती है संधि। संधि समान लोगों में होती है तो वो समानकर्ता संधि कहलाएगी, और अगर वो असमान राजाओं के बीच में होती है तो वो संधि असमान संधि कहलाएगी। दूसरा जो साधन है वो है विग्रह। विग्रह का मतलब है दुश्मन का बुरा करना या दुश्मन का अपकार करना। जब आप दुश्मन का बुरा करते हैं किसी भी रूप में, भाषा में करते हैं, धन में करते हैं, व्यवहार में करते हैं, सोच समझ में करते हैं, तो वो जो विरोध है वो कहलाएगा अपकार करना या दुश्मन का बुरा करना। नंबर 3 पर आता है यान। यान का मतलब है शत्रु पर आक्रमण कर देना। when a state attacked to another, that's called यान। यान की वो स्थिति होती है जिसमें शत्रु पर आक्रमण कर दिया जाता है और युद्ध की घोषणा हो जाती है।
चतुर्थ नंबर पर जो आता है वो है आसन। आसन दो तरह का होता है, विग्रह आसन और संघाय आसन। ये आसन जो है उसमें युद्ध नहीं किया जाता, उसमें सिर्फ युद्ध की प्रतीक्षा की जाती है। मान लीजिए आपके पास सेना कम है, तो आप क्या करते हैं, सेना को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके एक ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं कि आपके पास सेना इकट्ठी हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा संख्या में सेना का एकत्रीकरण कर लेते हैं, किंतु आप अटैक नहीं करते। अटैक कब करते हैं, जब आपको लगता है कि सामने वाला आप पर अटैक करने वाला है। तो ये जो टाइमिंग्स है, द टाइमिंग बिटवीन द अटैक एंड बिटवीन द कलेक्शन ऑफ नेवी और योर फोर्स, जब आप सेना को इकट्ठा करते हैं और सेना को इकट्ठा करने के बाद में युद्ध तक का जो समय है, जब तक युद्ध नहीं होता, उस समय का जो समय है, उस समय का बीच का जो टाइमिंग्स है वो कहलाता है आपका आसन। नंबर 55 है संशय। संशय का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए कोई राजा बहुत निर्बल है और उसको लगता है कि उसके पास कभी भी धन इकट्ठा नहीं हो सकता, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी अधिक शक्तिशाली राजा के पास चला जाता है या उसकी शरण ले लेता है। जब आप निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, आप निर्बल हैं और कमज़ोर हैं, और ऐसे समय में यदि आप किसी बलिष्ठ राजा का शरण लेते हैं तो वो कहलाता है संशय, आश्रय या शरण। नंबर 6 पर है द्विधि भाव। द्विधि भाव में ऐसा होता है कि आपने परिस्थितियों को देख लिया तो आप एक ही साथ दो तरह की परिस्थितियों का अनुसरण करते हैं। मान लीजिए कि यदि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरा सामने वाले का वास्तविक मंतव्य मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला मुझे मारेगा या मुझसे संधि करेगा, तो ये जो दो स्थितियां हो जाती हैं संधि और विग्रह की, मतलब जब दो स्थितियां हो जाए कि आपको समझ में ना आए कि सामने वाला क्या करने वाला है, व्हेन वी आर कंफ्यूज्ड, सो यू कैन यूज द द्विधि भाव, जिसमें आप भी दो तरह का व्यवहार कर सकते हैं। मन में आप विरोध रखें पर सामने आप संधि का भाव रखें। फॉर एग्जाम्पल, हम मुंह से मीठा बोले लेकिन अंदर से घातक होने का पूरा प्रयत्न रखें कि सामने वाला यदि तलवार चलाएगा तो हम उस तलवार का सामना कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि उसके सामने वाले के मीठे बोल के चक्कर में हम मर जाएं और हमारी गर्दन कट जाए। चूँकि ये डिप्लोमेसी है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और यहाँ चोर और साहूकार दोनों एक ही व्यक्ति में होते हैं, तो हमें वो चीज़ याद रखनी है कि हमें एक साथ दो शक्तियों का या दो प्रकार के व्यवहार का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। अब आता है आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स परराष्ट्र नीति का। इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें राजा कैसे राज्य काम करते हैं। तो जब आप मनु से संबंधित वीडियोस को आप देखेंगे तो उसमें मनु में आप देखेंगे कि मनु ने भी यही मंडल सिद्धांत दिया है जो हम कौटिल्य में डिस्कस करने वाले हैं। मंडल सिद्धांत के जो सेंटर में राजा होता है वो होता है विजिगीषु राजा, और विजिगीषु का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला। अ किंग हु वांट्स टू विन एवरी टाइम, a king who wants to emperor, a king who wants money every time, and a king who wants a emperor of the country, एक पूरे राज्य का, एक साम्राज्य का जो हेड बनने वाला है या हेड बनना चाहता है, उस राजा को कहेंगे हम विजिगीषु राजा। हमेशा ये याद रखिए कि जिस भी व्यक्ति की सीमाएं आपसे टकराती हैं या जिस व्यक्ति से आपका रोज का टकराव होता है वो आपको दुश्मन प्रतीत होता है, कॉम्पिटिटिव जिसे कहते हैं। उसी तरह से एक राज्य की सीमा यदि किसी दूसरे राज्य से टकराती है तो वो जो राज्य है वो नेचुरल हमारा दुश्मन होगा। फॉर एग्जांपल, हम पड़ोसी जिसके होते हैं तो पड़ोसी हमें पसंद नहीं करता, जैसे हम पड़ोसी को पसंद नहीं करते, पड़ोसी हमें पसंद नहीं करता, ठीक उसी तरह से विजिगीषु राजा की जो सीमाएं हैं या उस राज्य की जो सीमाएं हैं वो जिन राज्यों से टकराती है वो नेचुरली दुश्मन हो गए। तो पहले हम पीठ के शत्रु की बात करते हैं। जो ऊपर की तरफ शत्रु होगा वो कहलाएगा पार्षणी ग्रह। पार्षणी ग्रह की सीमाओं को जो राज्य टच करेगा वो कहलाएगा आक्रांत। आक्रांत राज्य से जो सीमाएं टकराएंगी वो है पार्षणी ग्रह सार, और पार्षणी ग्रह सार से जो राज्य टकराएगा वो कहलाएगा आक्रांत सार। इस तरह से मॉडल में आप देखिए विजिगीषु राज्य के ठीक ऊपर आपको 4 स्टेट नजर आएंगे, पार्षणी ग्रह, आक्रांत, पार्षणी ग्रह सार और आक्रांत सार, ठीक है। उसकी ठीक नीचे जब हम देखते हैं तो नीचे की सीमा पर जो राज्य है वो है अरि, अरि के बाद है मित्र, और मित्र के बाद में है अरिमित्र, और अरिमित्र के बाद है मित्र और मित्र के बाद में है अरिमित्र। डायग्राम में आपको दिखाई देगा बाकायदा कि विजिगीषु का जो मित्र है वो साफ नजर आता है, मतलब विजिगीषु का दुश्मन, उस दुश्मन
का दुश्मन विजिगीषु का मित्र, उसके बाद मित्र का जो मित्र वो विजिगीषु का मित्र। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऊपर 4 राज्य होते हैं और नीचे 5 राज्य होते हैं। कुल मिलाकर जो राज्यों की संख्या होती है 2 राज्य हम मध्यम और उदासीन उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मध्यम वो जो सलाह करवाता है, जो समझौता करवाता है, और उदासीन वो जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो न्यूट्रल है। इस प्रकार टोटल स्टेट हम जब काउंट करते हैं तो वो होते हैं 1 + 5 + 4 + 2 = 12। दोबारा देखिए, 4 ऊपर के राज्य, एक आपका विजिगीषु राजा, 5 नीचे के राज्य, एक मध्यम और एक उदासीन। टोटल इस प्रकार से 5 + 4 + 2 + 1 = 12। इन सभी राज्यों के अंतर्गत लगभग 5 प्रकृतियां ऐसी होती हैं जो परमानेंट होती हैं। अमात्य, कोष, दुर्ग, बल और राष्ट्र, ये 5 प्रकृतियां कम बढ़ सकती हैं। जैसे मंत्री कम ज़्यादा हो सकते हैं, कोष का मतलब धन कम ज़्यादा हो सकता है, दुर्ग जो है वो जीता भी जा सकता है, हारा भी जा सकता है, बल सेना कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और राष्ट्र में जनसंख्या आती है, जनसंख्या कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ जब हम ऊपर देखते हैं तो 12 × 5 करने पर हमें मिलते हैं 60, और 60 में फिर मूल राज्य हम जोड़ेंगे, बेसिक मूल राज्य वापस से जोड़े जाएंगे, क्योंकि हम प्रकृतियाँ हम मूल राज्य वापस से जोड़ते हैं। ठीक है, उन मूल राज्यों को जोड़ने के बाद में लगभग हमें 72 प्रकृतियाँ प्राप्त होती है। इसका मतलब इस मंडल सिद्धांत में लगभग 72 प्रकृतियाँ ऐसी हैं जो 24 घंटे लगातार काम करती रहती हैं, और इसी मंडल सिद्धांत के आधार पर कौटिल्य के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलायमान है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चलाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कौन चाहिए, उसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।